गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का टॉपिक है द स्टैंडर्ड ट्रेड मॉडल। ये जो मॉडल आज हम करेंगे वो आपकी जो नेक्स्ट यूनिट है डिमांड एंड सप्लाई ऑफ ट्रेड, सेम वही चीज़ें वहाँ पर एक्सप्लेन करनी है और वही जो थिंग्स हैं यहाँ पर एक्सप्लेन करनी है। और इसके साथ ही ये जो मॉडल है वो आपकी जो नेक्स्ट थ्योरीज हैं पार्शियल इक्विलिब्रियम इन ट्रेड, जनरल इक्विलिब्रियम, टैरिफ इन इंटरनेशनल ट्रेड, वो सारे टॉपिक का जो बेस है वो इसी थ्योरी के अंदर समाया हुआ है। तो इस थ्योरी को आप बेहतर ढंग से अगर समझते हैं तो आपके लिए अगली जो यूनिट्स हैं वो आसान हो जाएंगी। जब हम बात करते हैं द स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ ट्रेडिंग इकोनॉमी की, तो स्टैंडर्ड ट्रेड मॉडल को बिल्ड करने के लिए जो चार चीज़ें जो सबसे इम्पोर्टेंट हैं जिन्हें समझना ज़रूरी है, उसमें सबसे पहली बात आती है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जिसको हम इस प्रकार से बनाते हैं। सेकंड है इंडिफरेंस कर्व, या इसको हम कम्युनिटी इंडिफरेंस कर सकते हैं। थर्ड है रिलेटिव प्राइस लाइन, अर्थात इनको बारीकी से समझना ज़रूरी है जिसके द्वारा हम आगे की थ्योरी को बिल्ड कर सकें। अगर हम बात करें द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की, पीपीसी कर्व, तो ये जो है यहाँ पर एक्स गुड दी गई है, यहाँ पर वाई गुड दी गई है। ये कॉम्बिनेशंस ऑफ गुड्स को बताता है, अर्थात हमारी जो इकोनॉमी है उसके पास मान लो 100 यूनिट्स ऑफ फैक्टर्स हैं। फैक्टर कितने हैं जिससे कि वो एक्स और वाई की का प्रोडक्शन कर सकते हैं। अगर वो केवल 100 यूनिट्स एक्स के ऊपर लगा देते हैं तो उसकी 50 जो है मैक्सिमम क्वांटिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, और अगर वो सारी की सारी क्वांटिटी जो है वाई पर लगा देते हैं तो वाई की 60 क्वांटिटी वो प्रोड्यूस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ 100 फैक्टर्स ऑफ यूनिट्स। ठीक है, और इन पॉइंट्स के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट क्या दे रखे हैं, कॉम्बिनेशंस ऑफ गुड दे रखी हैं। ठीक है, अब इसके अलावा नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है बजट लाइन का। दिस इज़ बजट लाइन। बजट लाइन, इसको हम बजट लाइन भी कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं, इसे हम इसको हम कह सकते हैं द इसको हम आइसो वैल्यू लाइंस भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आइसो वैल्यू लाइंस क्या होती हैं, या फिर आइसो वैल्यू लाइंस या रिलेटिव प्राइस लाइन किसे कहते हैं। मान लो दो गुड्स हैं, एक है एक्स गुड, एक है वाई गुड। एक्स गुड की प्राइस है 5 रुपये, वाई गुड की प्राइस है 3 रुपये। ठीक है, अगर हम एक्स गुड का प्रोडक्शन ज़्यादा कर रहे हैं, या फिर कह लो हमें एक्स के रिलेटिव प्राइस लाइन देखनी है, तो हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे 5/3। दिस इज़ द रिलेटिव प्राइस। रिलेटिव का मतलब है कि सापेक्ष रूप से एक्स का वाई के साथ कंपैरिजन करना, रिलेटिव कंपैरिजन, जिसके द्वारा हम इस लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद जो, और जब ये रिलेटिव प्राइस लाइन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को टच करती है क्यू पॉइंट पर, उस पॉइंट के ऊपर इकोनॉमी की जो है वो डिमांड जो है सप्लाई डिसाइड होती है। फॉर एन एग्जांपल, अर्थात जब एक्स गुड की प्राइस 5 रुपये है और वाई गुड की प्राइस 3 रुपये है, तो उस पॉइंट के ऊपर रिलेटिव प्राइस लाइन जो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को क्यू पॉइंट के ऊपर टच करती है, और उस पॉइंट के ऊपर जो एक्स गुड का जो प्रोडक्शन है वो इतना किया जाता है और वाई गुड का प्रोडक्शन इतना किया जाता है। एक्स गुड हमारे पास क्लॉथ है, वाई गुड हमारे पास फूड है। ठीक है, उसके बाद बात आती है रिलेटिव प्राइस एंड डिमांड की। तो जो एक्स गुड है, जैसे कि, तो इस फार्मूले को थोड़ा सा देखने का प्रयास करें। तो जो प्राइस ऑफ क्लॉथ और जो कि है 5 रुपये, क्वांटिटी उसके ऊपर हम कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं वो है एज लगा लो 10, प्लस प्राइस ऑफ फूड जो है 3 रुपये,
क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी 8, ठीक है। अगर इसका टोटल करेंगे तो वो आ जाएगी हमारी वैल्यू, ठीक है। ये है फॉर्मूला। अब जब हमारी इकोनॉमी इंटरनेशनल ट्रेड नहीं करती है तो जितना हम प्रोडक्शन करते हैं उतनी ही हमारी डिमांड होती है, उतनी ही हमारी डिमांड होती है, तो ये हमारी वैल्यू निकल के आ जाती है, ठीक है। और ये जो कर्व है वो इंटरनेशनल ट्रेड को स्टार्ट होने से पहले का है, ठीक है। वहाँ पर हम रिलेटिव प्राइस लाइन को बेसिकली देखते ही नहीं। अब बात आती है डिमांड, जो हम सप्लाई कर्व को किस प्रकार से ड्रॉ करते हैं। तो जब इकोनॉमी में जो रिलेटिव प्राइस लाइन है वो क्यू पॉइंट के ऊपर, स्टार्टिंग में क्यू पॉइंट के ऊपर है, अर्थात इकोनॉमी जो है इतना जो है क्लॉथ का प्रोडक्शन करती है, इतना फूड का प्रोडक्शन करती है। जब रिलेटिव प्राइस लाइन ये है, उसके बाद जब इंटरनेशनल ट्रेड को स्टार्ट करती है या इंटरनेशनल ट्रेड स्टार्ट होने से पहले अगर हम रिलेटिव प्राइस को देखने का प्रयास करें, रिलेटिव प्राइस का जो फार्मूला है वो बेसिकली ये है PC/PF, प्राइस ऑफ क्लॉथ और प्राइस ऑफ फूड। बिकॉज हम एक्सपोर्ट किसका कर रहे हैं, यहाँ पर क्लॉथ का, इंपोर्ट कर रहे हैं फूड का, तो जो ऊपर आएगा वो क्लॉथ आएगा और नीचे फूड आएगा। बिकॉज हम ये हमारी टर्म ऑफ ट्रेड की, क्योंकि हम टर्म ऑफ ट्रेड निकाल रहे हैं, टर्म ऑफ ट्रेड बेसिकली रिलेटिव प्राइस ही होता है, ठीक है। तो जब मान लो प्राइस, जब क्लॉथ की जो प्राइस है इंटरनेशनल ट्रेड स्टार्ट होने के बाद वो 5 रुपये से, पहले जो 5 रुपये से वो 6 रुपये हो जाती है और फूड के प्राइस 3 से 3 ही रहते हैं। तो इस तो एक इकोनॉमी के लिए फूड क्लॉथ का प्रोडक्शन करना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वहाँ से उसे ज़्यादा प्राइस मिल रहा है। इसलिए वो उसका जो रिलेटिव जो प्राइस लाइन है, आइसो वैल्यू लाइन्स है, वो Q2 के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, जो कि ज़्यादा स्टीपर होगा। स्टीपर होने से वो क्लॉथ की ज़्यादा क्वांटिटी को प्रोड्यूस करेगा और फूड की कम क्वांटिटीज़ को प्रोड्यूस करेगा। इसीलिए जब रिलेटिव प्राइस लाइन, अर्थात यह है V1 है, तो उस पॉइंट के ऊपर रिलेटिव प्राइस ऑफ क्लॉथ एंड रिलेटिव क्वांटिटी ऑफ क्लॉथ लिया गया है। यहाँ पर केवल क्लॉथ की बात हम करेंगे, ना कि फूड की। बिकॉज हम किसकी सप्लाई कर रहे हैं, हम सप्लाई कर रहे हैं क्लॉथ की। तो जब PC/PF ये हमारा रिलेटिव प्राइस लाइन है, यहाँ पर कंपेरेटिव कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 5/3। जब हमारा रेशियो है क्लॉथ और फूड के प्राइस का, उस पॉइंट के ऊपर हम इतनी क्वांटिटी जो है प्रोड्यूस कर रहे हैं क्लॉथ की, जिसको आप इस चित्र के द्वारा देख सकते हैं QC। और उसके बाद, और यहाँ पर भी रिलेटिव क्वांटिटी ही ली गई है QC, इसको QC/QF इसके द्वारा इसको दर्शाया गया है, ठीक है, QC और QF। उसके बाद जब हमारा रेशियो चेंज हो जाता है, हमारा रेशियो चेंज होकर हो जाता है 6/3, मतलब कि रेशियो इंक्रीज हो जाता है, तो क्लॉथ का प्रोडक्शन करना हमारे लिए बेहतर होता है, बिकॉज वहाँ से हमें ज़्यादा प्रॉफिट मिलते हैं। और उस पॉइंट के ऊपर, और तो इस पॉइंट जब, इसीलिए जो इस रिलेटिव प्राइस के ऊपर जो रिलेटिव क्वांटिटी हम प्रोड्यूस करते हैं क्लॉथ की, वो यहाँ इतनी बढ़ जाती है। इस प्रकार से जब इन दो पॉइंट्स को मिलाया जाता है तो हमें हमारा इकोनॉमी का क्लॉथ का सप्लाई वगैरह हमें प्राप्त होता है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा डिमांड कर्व है, डिमांड कर्व भी हमें ड्राइव करना पड़ेगा। तो डिमांड कर्व कब ड्राइव होता है, जब क्लॉथ का प्राइस 5 रुपये है, फूड का प्राइस बेसिकली 3 रुपये है, तो 3 रुपये, तो एक इकोनॉमी जो है वो फूड की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा कंज्यूम करने का प्रयास करेगी, क्योंकि फूड उसके लिए कंपैरेटिवली क्या सस्ता है। इसलिए इंडिफरेंस कर्व जो है वो आइसो वैल्यू लाइंस को डी पॉइंट के ऊपर कट करेगा, जहाँ पर वो फूड की इतनी क्वांटिटी को
डिमांड करता है और क्लोथ की इतनी क्वांटिटी को डिमांड करता है, और उसकी जो क्यू पॉइंट के ऊपर उसका प्रोडक्शन करता है एक इकोनॉमी, और जिससे जो इतना जो है ये जो पार्ट है वो अदर कंट्री से इंपोर्ट करवाता है, और ये जो पार्ट है वो एक्सपोर्ट करता है खुद, ठीक है। बिकॉज जो क्लोथ का इतना ही डिमांड करता है लेकिन सप्लाई ज़्यादा करता है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, अब हम इन दो वक्र के द्वारा किस प्रकार से हमारा डिमांड कर्व ट्राई कर सकते हैं। तो जब स्टार्टिंग जब इंटरनेशनल ट्रेड स्टार्ट ही नहीं होती है, तो जितनी हम सप्लाई करते हैं उतनी हमारी डिमांड होती है, और वो पॉइंट है D3 पर होता है, ठीक है। जब हम इंटरनेशनल ट्रेड स्टार्ट कर देते हैं, हमारा प्राइस रेशियो 5/3 होता है रिलेटिव प्राइस। तो D1 हमारा एक रिलेटिव प्राइस लाइन बनती है, जो कि इस प्राइस लाइन के ऊपर हम इतनी क्वांटिटी क्लॉथ की प्रोड्यूस करते हैं, इतनी क्वांटिटी हम फूड की प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन डिमांड हम अलग अलग रेशियो से करते हैं, ठीक है। और ये जब तब की बात है जब इंटरनेशनल ट्रेड स्टार्ट होता है, और उसके बाद हमें ये देखने को मिलता है कि हमारे लिए जो है वो फूड की एक्सपोर्ट करना बेहतर है, बजाय फूड का एक्सपोर्ट करने से हमें रिलेटिवली जो है हमें ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो इसको देखते हुए, और जो इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर जो रिलेटिव प्राइस लाइन है वो 6/3 हो जाती है, तो वो D2 के ऊपर हम जो है शिफ्ट कर जाते हैं, क्योंकि दिस शो 6/3 प्राइस रेशियो ऑफ बोथ गुड्स, ठीक है। और इसके साथ ही हमारा जो वेलफेयर है वो इंक्रीज हो जाता है, और जो हमारा कंजप्शन लेवल है D1 से D2 आ जाता है, और इसी को हम इस ग्राफ के द्वारा समझा सकते हैं। जब हम इंटरनेशनल ट्रेड को स्टार्ट नहीं करते हैं तो हम D3 पर होते हैं। D3 पॉइंट के ऊपर हमारी डिमांड इक्वल टू सप्लाई की पोजीशंस होती हैं। जब हम इंटरनेशनल ट्रेड स्टार्ट करते हैं तो उस पॉइंट के ऊपर हमारी जो डिमांड है वो इस पॉइंट को शो करती है। ये हमारे क्लॉथ की बात हो रही है, इट्स शो द क्लॉथ। और बिकॉज प्राइस बढ़ने से हमारी जो डिमांड है वो कम हो जाती है, लेकिन सप्लाई हम ज़्यादा रखते हैं, क्योंकि हम बाहर ज़्यादा एक्सपोर्ट करने लग जाते हैं। और उसके बाद प्राइस रेशियो और ज़्यादा चेंज होने से हम डिमांड और कम कर देते हैं और सप्लाई और भी ज़्यादा एक्सेस कर देते हैं, बिकॉज ये एक्सेस सप्लाई जो है बाद में जाकर एक्सपोर्ट की जाएगी, जिससे हमें ट्रेड गेन्स हमें प्राप्त होते हैं। सो बेसिकली दिस इज़ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। अगर हम इसको दूसरे पर्सपेक्टिव से देखने का प्रयास करें, अगर हम इसी थ्योरीज को दूसरे पर्सपेक्टिव से देखने का प्रयास करें, अगर हम फूड जो कंट्री है जो कि फूड की मोर सप्लाई करती है, उसके लिए फूड का प्रोडक्शन ज़्यादा बेहतर है, तो उस देश के लिए जो टर्म ऑफ ट्रेड है वो बेसिकली PF/PC लिखा जाएगा। और या हम कह सकते हैं जब 5/3 जो रिलेटिव प्राइस है वो 6/3 हो जाता है, होने पर जो क्लॉथ का जो प्रोडक्शन कर रही है, जो एक्सपोर्ट कर रही है, उसके लिए ट्रेड गेन्स उन्हें प्राप्त होते हैं। लेकिन जब एक जो कंट्री जो फूड का एक्सपोर्ट कर रही है, फूड का ज़्यादा प्रोडक्शन कर रही है, जैसे भारत है, तो उसके लिए ये जो सिचुएशन है इंक्रीजिंग इन दिस रेशियो, वो उसके लिए वर्स ऑफ की सिचुएशन होती है उस पॉइंट के ऊपर, ठीक है। तो ये उसके लिए रिवर्सेबल हो जाता है। तो बेसिकली यही थी डिमांड स्टैंडर्ड ट्रेड थ्योरी जो है वो इसी चीज़ को बयां करने का प्रयास करती है। आई होप आपको इस थ्योरी समझ में आई होगी, और इसी थ्योरी के माध्यम से आगे जो है हम ऑफर कर्व को ड्राइव करने का प्रयास करते हैं। और एक ऑफर कर्व किस प्रकार से एक कंट्री की एक जो ऑफर कर्व है, ये जो ऑफर कर्व है, जैसे कि ए ऑफर कर्व है और ये इसका एक ऑफर कर्व एक कंट्री की डिमांड और सप्लाई,
दोनों को बताता है, ठीक है। और इसको हम आगे पढ़ने का प्रयास करते हैं। बेसिकली दिस इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस थ्योरी। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। एंड दैट्स ऑल।